नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डिफ़ाइन दी हुई है कि क्या होती है। इज़ डिफाइन एज द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किडनी एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। मतलब ब्लड और दूसरे जो बॉडी फ्लूइड हैं उनके अंदर साल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। जो कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो कौन सा है, किडनी। किडनी जो है वो वाटर और साल्ट के कंटेंट को बैलेंस कर रहा होता है ब्लड के अंदर। अब उसके बाद अब वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है जिसके ज़रिए जो एक्सेसिव वाटर होता है वो बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा वाटर होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, तो तब जो यूराइन बन रहा होता है वो क्या होता है, डिल्यूट यूराइन होता है। हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। हाइपोटोनिक कंडीशन कौन सी थी जो आपने पीछे पहले पढ़ा भी हुआ है कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मतलब यूराइन के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा होगा और जो साल्ट या दूसरे सोल्यूट होंगे वो कम होंगे। तो जब बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर होगा तब क्या होगा, जो यूराइन बनेगा वो भी क्या होगा, उसमें भी ज़्यादा वाटर होगा। उसमें क्या होगा, जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट वुमेन कैप्सूल में इंटर होगा उसके अंदर ज़्यादा वाटर होगा। और जब वो फिल्ट्रेट जो रिनल ट्यूब्यूल से मूव करेगा तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम होगी, वाटर दोबारा से रीएब्जॉर्ब भी कम होगा। और फिर लास्ट पे जो यूराइन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से फिर वो जो बॉडी फ्लूइड है उसको नॉर्मली मेंटेन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर कम हो तो फिर जो किडनी यूराइन बनाएगी वो क्या होगी, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। मतलब वो जो यूराइन होगा उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट जो है वो कम होगा, वाटर कम होगा और दूसरी जो सोल्यूट वगैरह हैं वो ज़्यादा होंगे। अब जब वो फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से इंटर होगा किसमें, वुमेन कैप्सूल में, तो उसके अंदर क्या होगा, साल्ट ज़्यादा होगा या सोल्यूट ज़्यादा होगा। फिर उसकी जो रीएब्जॉर्प्शन होगी जब वो रिनल ट्यूब्यूल से पास हो रहा होगा तो रीएब्जॉर्प्शन वाटर की भी ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो दोबारा से ब्लड के अंदर रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट यही है कि जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगी, मतलब उसके अंदर वाटर कम होगा, मोर हाइपरटोनिक कंडीशन होगी और दोबारा से जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो यूराइन जो एंड पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन कहेंगे। अब ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा होता है, ताकि जो बॉडी फ्लूइड है उसको नॉर्मली उसमें कंसंट्रेशन जो है वाटर की, साल्ट की, वो नॉर्मल मेंटेन की जाए। अब ये सारा प्रोसेस जो है इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। या एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वो ये प्रोसेस जो है रीएब्जॉर्प्शन का उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 17, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होते हैं, जब यूराइन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखे भी हुए हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। ये सब साल्ट क्या है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं यूराइन के अंदर, तो वहाँ पे क्रिस्टल्स बन जाती हैं। ये क्रिस्टल्स जो हैं ये नेक्स्ट यूराइन में पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो किडनी के अंदर वहीं पे ही हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं जिसको हम किडनी स्टोन कहेंगे। अब किडनी जो है ये स्टोन जो है ये किडनी में बनना स्टार्ट होते हैं। ये भी हो सकता है कि वो किडनी में ही रहें या हो सकता है वहाँ से वो ट्रैवल करके यूरेटर में चले जाएं या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे हम किडनी स्टोन पढ़ रहे हैं। किडनी स्टोन क्या है, जब कंसनट्रेटेड यूराइन हो जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, तो ये क्या है, ये सारे क्रिस्टल्स की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाएंगी किडनी के अंदर।
अब ये भी हो सकता है कि किडनी के अंदर ही रहें या वहाँ से ट्रैवल कर जाएं यूरेटर के अंदर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब इस डिपॉजिट्स को हम क्या कहेंगे, किडनी स्टोन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसकी काजेज़ हैं कि काजेज़ कौन सी हैं किडनी स्टोन की। सबसे पहले जो मेन काज है वो एज है। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड वन है डाइट में जिसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं या साल्ट, विटामिन सी और विटामिन डी, अगर वो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। उसके बाद रीअकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर पानी कम पिया जाए तो जाहिर सी बात है तब जो यूराइन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, साल्ट ज़्यादा होंगे। उसके अलावा लास्ट पे अल्कोहल कंजप्शन, अगर अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन की जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है, किडनी स्टोन काज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े जिसमें एज, डाइट, उसके अलावा डाइट में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अगर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में ली जाएं, और बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, और लेस इनटेक ऑफ वाटर। अब लास्ट पे इसके सिम्टम्स क्या हैं किडनी स्टोन के। सबसे पहले इसमें क्या है कि सीवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन। अब किडनी में ज़्यादा पेन होगी, उसके अलावा भूख भी कम लगती है, वॉमिटिंग होती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार यूराइन का आना, और उसके अलावा फाउल स्मेलिंग यूराइन विद ब्लड एंड पस, के जो यूराइन है उससे स्मेल आती है और उसके साथ क्या है, ब्लड और पस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट कौन से हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स के ज़रिए किडनी स्टोन को क्योर किया जा सकता है। अब 90% जो किडनी स्टोन है वो ज़्यादा पानी पीने की ही वजह से रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, यूरिनरी सिस्टम से। अब सेकंड वन जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें सर्जरी वगैरह की जाती है जिसके ज़रिए वो जो अफेक्टेड एरिया है उसको ओपन किया जाता है और वहाँ से जो स्टोन है उसको रिमूव किया जाता है। फिर थर्ड वन जो है वो लिथियोट्रॉप्सी है। अब इस मेथड में क्या किया जाता है, शॉक वेव्स दी जाती हैं स्टोन्स को, जिसमें वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब रेत की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो रिमूव हो जाएंगे यूरिनरी सिस्टम से। तो 3 ट्रीटमेंट थे। सबसे पहले तो सिंपल 90% स्टोन जो है वो पानी पीने से ही रिमूव हो जाते हैं। सेकंड वन था सर्जिकल ट्रीटमेंट, और थर्ड वन जो है वो लिथियोट्रॉप्सी, जिसमें शॉक वेव्स दी जाती हैं किडनी स्टोन्स को यूरिनरी सिस्टम में, और फिर वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे सैंड लाइक, तो फिर उसको वो जब पानी ज़्यादा पिया जाता है तो वो यूराइन के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड डिसऑर्डर में आ जाएगा किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, इसमें क्या होता है, जो किडनी है वो कम्प्लीटली या पार्शली उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। अब वो किस वजह से होता है, सबसे पहले डायबिटीज़ मिलेटस, हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काज ऑफ किडनी फेलियर। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं और उसके अलावा हाइपरटेंशन, उनमें ज़्यादा ये किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इन सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू द किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में बी रिजल्ट इन किडनी फेलियर। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो ब्लड सप्लाई, जो किडनी को ब्लड की सप्लाई हो रही है, अगर उसमें इंटरप्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है, या अगर किसी मेडिसन ड्रग वगैरह की ओवरडोज ले ली जाए तो उससे भी किडनी फेलियर काज हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहले इसके सिम्टम्स में हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। अब किडनी फेलियर में अगर किडनी सही तरह से, आपको पता है, काम नहीं करेगी सही तरह से, वो उसमें ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया का जो लेवल है वो भी हाई हो जाएगा और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल हैं उनके भी लेवल राइज हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट विच रिज़ल्ट इन वॉमिटिंग, नोज़िया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड यूराइन। अब वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, वेट लॉस होगा, उसके अलावा बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस होगा और ब्लड भी यूराइन के अंदर आएगा। उसके बाद एक्सेसिव फ्लूइड इन बॉडी में का स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट, फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा साल्ट या कह लें वेस्ट मटेरियल अगर सही तरह से वो रिमूव नहीं हो रहा, वो ब्लड के अंदर ही रहेगा, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग, जो लेग्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी, फीट, फेस, और उसके अलावा सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। अब किडनी फेलियर जो है इसको
ट्रीट किया जाता है 2 प्रोसेसेस के ज़रिए, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए। डायलिसिस जो है ये आगे यहाँ से आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 18। डायलिसिस जो है ये आर्टिफिशियल मेथड है जिसके ज़रिए ब्लड को क्लीन किया जाता है। डायलिसिस को भी आगे फर्दर इसके 2 मेथड्स में डिवाइड किया गया है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल कैविटी को। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जो कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी जो कि यहाँ पे गट के अराउंड होती है, वहाँ पे फ्लूइड को प्लेस किया जाता है, वहाँ पे फ्लूइड को क्या लें इंजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे साइडों पे ये वॉल होती है जिसको पेरिटोनियम कहती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब फ्लूइड यहाँ पे प्लेस किया गया, ये पेरिटोनियल कैविटी है जो कि गट के साइडों पे होती है। तो यहाँ पे जब वो फ्लूइड होगा और यहाँ पे ये जो पेरिटोनियम है जिसने कवर किया हुआ है पेरिटोनियल कैविटी को, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर आपको पता है ब्लड है, तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू डिफ्यूजन क्या था, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जो डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर मूव करेगा। फिर इस जो फ्लूइड को बॉडी से यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा वो पेरिटोनियल डायलिसिस के ज़रिए बॉडी से रिमूव किया जाता है। Peritoneal dialysis. In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped from a time into peritoneal cavity, which is space around the gut. वही क्या जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है जो कि स्पेस होती है गट के अराउंड। दिस कैविटी इज़ लाइन्ड बाय पेरिटोनियम. Peritoneum contain blood vessels. When we place dialysis fluid into peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessels diffuse into डायलिसिस फ्लूइड। वही के जो पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज़ होके कहाँ पे आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में, विच इज़ देन ड्रेन्ड ऑफ। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। अब ये जो डायलिसिस है वो घर पे भी किया जा सकता है लेकिन हर रोज़ ये करना ज़रूरी है। अब जो सेकंड मेथड है वो है हीमियोडायलिसिस। हीमियोडायलिसिस में क्या किया जाता है, जो पेशेंट का ब्लड है उसको एक अपरेचस जिसको डायलाइज़र कहते हैं उससे पास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा है, यहाँ से पेशेंट का ब्लड जो है वो इसके अंदर डायलाइज़र ट्यूब के अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे जो इसकी वाल्स हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, जब ब्लड यहाँ से पास हो रहा था तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करेगा फ्लूइड के अंदर और फिर वो जो फ्लूइड है यूज्ड फ्लूइड वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फ्रेश फ्लूइड जा रहा है। तो यहाँ पे वो जो ब्लड जब ऐसे पास होगा तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे फ्लूइड के अंदर आता जाएगा और फिर वो जो क्लीन ब्लड है वो यहाँ से दोबारा से बॉडी के अंदर इंटर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस ही, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हीमियोडायलिसिस। इन हीमियोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द apparatus called dialyzer. The dialyzer contain long tubes, the walls of which act as a semi permeable membrane. अब ये डायलाइज़र मशीन है, इसकी जो ट्यूब्स हैं यहाँ से ये ब्लड आ रहा है, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है। अब वो फ्लूइड जहाँ पे जो इसकी वॉल हैं ट्यूब्स की वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड अराउंड द ट्यूब्स। अब ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर ब्लड होगा और इन ट्यूब्स के अराउंड पे फ्लूइड होगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू डायलिसिस फ्लूइड। अब ब्लड के अंदर जो वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट या जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड से इस फ्लूइड के अंदर मूव करेगा। द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न बैक टू द बॉडी। अब यहाँ पे लास्ट पे वो दोबारा से जो क्लीन ब्लड होगा उसको दोबारा से बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। द हीमियोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 टाइम पर वीक। मतलब एक वीक में 3 दफ़ा ये प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा आपका रिव्यू करवा देती हूँ। हमने 2 तरह के अभी पढ़े डायलिसिस, कौन से, पेरिटोनियल डायलिसिस और एक पढ़ा था हीमियोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या था, जो कैविटी होती है गट के अराउंड
स्पेस होती है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, वहाँ पे फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है और जो ब्लड वेसल्स होंगे पेरिटोनियम में, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ होके आ जाता है और उस फ्लूइड को बॉडी से फिर निकाल लिया जाता है। सेकंड वन हमने पढ़ा था हीमियोडायलिसिस। हीमियोडायलिसिस में हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लड है उसको एक मशीन से गुजारा जाता है जिसको डायलाइज़र कहते हैं। वो ट्यूब्स के अंदर से ब्लड जब गुजरेगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर लास्ट पे जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी के अंदर दोबारा इंटर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। अब क्योंकि डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो कुछ दिनों में या बार बार ये रिपीट होता है, तो वो पेशेंट के लिए या फिर उसके अटेंडेंट्स के लिए ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है कि वो बार बार, एक तो तकलीफ़दा भी होगा, उसके अलावा वैसे भी ये बार बार रिपीट होगा, तो ये मुश्किल प्रोसेस है। तो इसके बाद पेशेंट जो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। उसमें क्या किया जाता है, जो कि डैमेज किडनी होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी हेल्दी किडनी के साथ। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसकी किडनी को रिप्लेस किया जाता है किसी नॉर्मल डोनर की किडनी के साथ। अब वो डोनर जो है वो ये भी हो सकता है कि उसकी डेथ हो चुकी हो या फिर किसी लिविंग डोनर की किडनी से भी उसको, जिसने डोनेट की हो अपनी किडनी, वो उससे रिप्लेस किया जा सकता है। अब जो डोनर है वो पेशेंट का रिलेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के से पहले क्या किया जाता है, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लड वगैरह मैच किया जाता है। उसके अलावा जो टिश्यू प्रोटीन है डोनर की वो भी मैच करनी चाहिए पेशेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं, जो डोनर की किडनी है वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है और फिर उसको पेशेंट के पूरा जो ब्लड सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो एवरेज लाइफ टाइम है डोनेटेड किडनी का वो तकरीबन 10 to 15 ईयर है। उसके बाद ये ट्रांसप्लांट जो है जब फेल हो जाता है तो फिर दोबारा से सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है और इस दोबारा से ट्रांसप्लांट के दरमियान जो पीरियड होता है उसमें दोबारा से वो पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे आ जाता है। अब अगर कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो फ़ौरन से भी फेलियर हो जाता है। वो किस वजह से, डिफरेंट तरह के ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से या फिर इनबैलेंस बॉडी साल्ट की वजह से, डिफरेंट तरह के ये कह लें कि उससे दोबारा वो जो किडनी डोनर की है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ट्रांसप्लांट में भी सक्सेसफुल ना हो। उसके अलावा बोन प्रॉब्लम्स या अल्सर की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर हो जाता है। अब बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, बाद में बोन्स प्रॉब्लम भी काज होंगी और अल्सर भी उससे हो सकता है। यहाँ पे ये चैप्टर एंड करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।